आप देख रहे टीवीजी मीडिया, मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। कोरोना के आने से पहले भी दुनिया भर में ये बहुत बड़ा सवाल था कि आने वाले दिनों में रोजगार कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस किस को मिलेगा। आज दुनिया के साथ साथ भारतीय अध्ययनों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत में बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण, स्वास्थ्य में गिरावट, काम छूटना, मध्य और निम्न वर्ग की चिंताओं का बढ़ना आदि को रेखांकित कर रही है। भारत का धनी वर्ग न केवल इस संकट से अछूता रहा, बल्कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय खरबपतियों की संपत्ति में 35% की वृद्धि के आंकड़े भी सामने आए हैं और ये देश के लिए शुभ नहीं है। देश आज कोरोना से जंग जीत चुका है, लेकिन अर्थव्यवस्था से उसकी लड़ाई जारी है। कोरोना के बाद देश में रोजगार की कमी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। आज भारत जिस धीमी वृद्धि से गुजर रहा है, वे मुनाफों से गतिशील है, ना कि आमदनी से। ये आज सबसे बड़ा सोचने का विषय बन गया है। आम भारतीयों को उम्मीद थी कि इस बार का बजट आम आदमी के हक में होगा और कई गंभीर चिंताओं के समाधान का रास्ता भी होगा। उससे पहले उम्मीद ये भी थी कि बहुत धनी लोगों पर टैक्स बढ़ाकर गरीबों के विकास के लिए धन जुटाकर संपत्ति और आय का पुनर्वितरण होगा, लेकिन धनी वर्ग को छुआ भी नहीं गया। इस बजट ने बाजार की ताकतों के जरिए सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाया है। बजट के प्रस्ताव के लिए आवश्यक धन विनिवेश, सार्वजनिक संपत्ति को बेचकर, सरकारी जमीनों को बेचकर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में छूट देकर और सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण से जुटाने की बात कही गई है। ये तरीका बिल्कुल प्रभावहीन या बेअसर है, क्योंकि भारतीय बाजार अभी मोनोपोली का है, या यूं कहे कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अभी जो चल रहा है उससे कामगारों और गरीबों को कोई फायदा पहुंचाए बिना विषमताओं में बढ़ोतरी होगी। दूसरी एक और भ्रम में आदमी रहता है कि अमीर लोग रोजगार उत्पन्न करते हैं। आज दुनिया के बाजार में टिके रहने की कोशिश में उनके द्वारा पूंजी आधारित अत्याधुनिक तकनीकों के अपनाने से आर्थिक वृद्धि में श्रम की भागीदारी सीमित होती जाएगी और बढ़ता विरोध लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि ये धनी वर्ग हमेशा अपने और सत्ताधारी दल के बीच अपवित्र गठजोड़ बनाते रहे हैं। दूसरी बड़ी उम्मीद इस बजट से शिक्षा को लेकर थी। देश में 71% सरकारी और 19% प्राइवेट स्कूल अभी भी बंद है, जिससे गरीब छात्र शिक्षा से वंचित है। इसके अलावा बहुत से छात्र फोन, कंप्यूटर आदि नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ नहीं पा रहे हैं। कई बच्चों को जीविका जुटाने में भी लगना पड़ रहा है। मुश्किल से 30% से 40% छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिससे धनी और मध्य वर्ग के बच्चे और गरीब बच्चों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। ये तो अगली पीढ़ी के नुकसान के साथ साथ देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता के लिए बजट में टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप आदि में निवेश के लिए आवंटन हो सकता था, लेकिन ये हमारी नीति निर्धारकों की प्राथमिकता नहीं रही है। और तो और इस बार के बजट में शिक्षा पर आवंटन बढ़ाने के बजाय 6,000 करोड़ रुपया से अधिक की कमी कर दी गई है, जो सभी शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के परे है। इसको भारत की भावी पीढ़ी के लिए आपराधिक उपेक्षा भी कहा जा सकता है। लगभग 80% साक्षरता के साथ देश आबादी के बड़े हिस्से को उस उन्नत विकास से नहीं जोड़ पा रहा है। तीसरी बड़ी अपेक्षा रोजगार के क्षेत्र में थी। ये साफ है कि जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया है, उन सभी को मौजूदा आर्थिक वृद्धि फिर से समाहित नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से लौटे हुए बहुत से प्रवासी कामगार बेहद मामूली रोजगार पाने की कोशिश कर रहे हैं। मनरेगा कोई दान या केवल सुरक्षा कवच नहीं है, अर्थव्यवस्था में इसकी दो बड़ी भूमिकाएं भी है। एक पर्यावरण की बेहतरी और स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य संसाधनों को बेहतर करना। स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दोनों भूमिकाएं अहम हैं। उम्मीद तो शहर के लिए ऐसी योजना लाने की भी थी, पर उस पर भी सरकार चुप्पी लगाए रही। इसे चुप्पी कहे या आंकड़ों की बाजीगरी, दोनों देश के लिए शुभ नहीं है।